हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म 2 का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमें क्या बता रही है। देखिए, आप लोग अगर टर्म को देखें तो एडी का मतलब आप सभी को पता होगा, एग्रीगेट डिमांड, और एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, है ना। अच्छा, तो एक चीज बताइए, आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा, एक सवाल आना चाहिए कि कितना डिफर है ये चैप्टर हमारा 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड और सप्लाई से। क्या हम लोग वही सेम चीज दोबारा पढ़ने जा रहे हैं? बच्चे थोड़ा सा इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी थी तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरुआत करते हुए मैंने आपको बताया, पुरानी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की बात कर रही है ना, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल को लेके चलती है। यानी कि इसमें किसी एक डिटर्मिनेंट की बात नहीं हो रही, इसमें सबको इंक्लूड किया जाता है। की बात क्लियर है? तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, अगर हम एडी से ही समझना चाहें कॉन्सेप्ट से, एग्रीगेट डिमांड मींस डिमांड ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। बेटा, एक इकोनॉमी में जितनी भी फिनिश गुड्स की डिमांड आ रही है, गुड्स हो या सर्विस हो, फाइनल लेवल पर उस सभी गुड्स और सभी सर्विसेज को हम एडी के मेजर करेंगे, एडी के अंदर मेजर करेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की तो इसमें क्या आ जाएगा, मीनिंग सप्लाई ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी, है ना। ये बात क्लियर है? देखिए, अभी हम लोग आज की क्लास में एग्रीगेट सप्लाई को थोड़ा सा छोड़ते हैं और सबसे पहले जो मेन मुद्दा पकड़ते हैं वो बनाते हैं किसको, एडी को, कि भाई एडी ऐसी क्या बला है जो हमें समझ नहीं आ रही। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जो आपके टर्म 2 आएंगे बेटा, उसमें ये चैप्टर बहुत अच्छी खासी वेटेज रखने वाला है। अगर कुछ बच्चे देखो ऐसे होते साल भर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो पेपर से 1-2 महीने पहले पढ़ते हैं। तो जो 1-2 महीने पहले वाले हैं उनसे तो मैं ये गारंटी से कहना चाहूंगा कि बच्चे अगर ये पढ़ लिया और नेशनल इनकम पढ़ ली तो तुम्हारे 40 में से 10 नंबर पक्के हो गए। 20 नंबर की इंडियन आनी है ना, वो तो भगवत गीता की तरीके रीड करते चले जाओ, आ जाएगी इंडियन। अच्छा हाँ, इंडियन इकोनॉमी की भी क्लासेस आपको हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स पर मिल जाएंगी। इसको खत्म करने के बाद अगली सीरीज हमारी जो शुरू होगी वो इंडियन इकोनॉमी की होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जरा एडी को, एडी की कॉन्सेप्ट क्या है और एडी किस तरीके से वर्क करता है। तो बेटा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज को समझिए कि एडी जो है, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एडी जो है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो और स्टॉक में अंतर क्या था? स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एडी किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे पीरियड की बात कर रहा है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हम एक बात समझ सकते हैं कि एडी अगर हमें मेजर करना है तो एक पॉइंट पर नहीं मेजर होगा, वो पूरे एक लंबी अवधि का, एक लंबे पीरियड का एडी मेजर होगा। ये बात क्लियर है? सेकेंड पॉइंट बेटा, एडी has a positive relation with income। बच्चा, एडी का इनकम से पॉजिटिव रिलेशन, मतलब कि अगर इनकम बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर इनकम घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी घटेगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, इफ y इज 0,
अगर मान लो हमारी इनकम 0 है, इनकम को y से डिनोट करते हैं बच्चा, तो क्या AD विल ऑल्सो बी 0? तो इसका जवाब आप क्या देंगे? नो, बिकॉज इफ y is 0, there is some ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। बेटा अगर इनकम 0 है तो भी कुछ खर्चे कंज्यूमर करेगा और उन खर्चों को कहा जाएगा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। जैसे आप लोग एक बात समझिए, जब 2020 में कोविड से लॉकडाउन लगा वर्ल्ड वाइड, तो इनकम तो लोगों की बंद हो गई, बहुत सारे घर ऐसे थे जहां इनकम 0 हो गई। तो क्या उन लोगों ने खर्चा करना ही बंद कर दिया क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं थी? बेटा वो अपनी बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, इन सब का तो व्यवस्था में लगे रहे ना। एटलीस्ट 2 वक्त का खाना तो खाते ही रहे। तो खाना क्या फ्री में मिल रहा होगा? कहीं से कुछ तो खर्च कर रहे होंगे, सब्जी भाजी खरीदने में पैसा लग रहा होगा। तो वो पैसा कहां से आ रहा होगा? क्योंकि इनकम तो हमारी उस समय 0 हो गई थी। तो उस समय वो लोग अपनी सेविंग को यूज कर रहे थे। किसको यूज कर रहे थे? सेविंग को। और बेटा जब वो सेविंग को यूज कर रहे थे तो वो एटलीस्ट अपने ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बियर कर पा रहे थे। ये बात क्लियर है? तो याद रखना एडी कभी 0 नहीं होगा। एडी, थर्ड पॉइंट इसी में समझ लीजिए, एडी नेवर बी 0। ठीक है बच्चा? और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम एडी में बात करनी चाहें तो एडी याद रखिएगा, हमेशा एडी क्या दिखाता है? एडी always expressed that what consumer wish to spend and what consumer plan to expand in the market। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, एडी हमेशा दर्शाता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है खर्च करना और कितना प्लान कर रहा है एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करना। क्लियर है? विश टू एक्सपेंड एंड प्लान टू स्पेंड या एक्सपेंडिचर। ठीक है? ये बात डाउट है अभी तक इसमें? देखिए अगर आप एक शेड्यूल के द्वारा समझें, यहां हम बात कर रहे हैं y की, यहां हम बात कर रहे हैं AD की। बेटा y का मतलब इनकम को समझिएगा, 0, 20, 40, 60, 80, 100। एक्सपेंडिचर पे फोकस करिएगा, 30, 35, 40, 45, 50, 55। बेटा एक चीज समझें, तो इनिशियली इनकम 0 है ना, तब भी कुछ खर्च कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा ये ऑटोनोमस एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कह लीजिए, ऑटोनोमस कंजम्पशन कह लीजिए। पर बच्चे इस पॉइंट पर देखिए, यहां आई एंड एडी इक्वल हो गए, तो यानी कि यहां पर हमारी जो सेविंग है, वो जो डिस सेविंग अभी तक हम माइनस में करते आ रहे थे, वो अब नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे खर्चे सेम लेवल पे बढ़ेंगे। नहीं, सेम लेवल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब इनकम ज्यादा हो जाएगी, एज, याद रखिएगा फिफ्थ पॉइंट, एज इनकम इंक्रीज मोर देन एडी, जैसे ही इनकम एडी से ज्यादा हो जाएगी, पीपल स्टार्ट सेविंग सम अमाउंट ऑफ मनी। लोग कुछ पैसे को बचाना भी शुरू कर देंगे। क्योंकि भाई खुद ही सोचो, जितनी आप, एक एग्जांपल, आपके पापा की जो सैलरी आती है, क्या पापा पूरी सैलरी उड़ा देते हैं? आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया बाहर खाना पीना खिला दिया, घर में राशन पानी भर दिया, उसके बाद सैलरी खत्म? ऐसा नहीं है बेटा। वो फ्यूचर के लिए कभी कोई नेचुरली क्लाइमेटी आ जाए या
सपोज कभी कोई बीमार पड़ जाए, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस अगर फेस करनी पड़े जहां पैसे की जरूरत हो, तो वो किसी के आगे हाथ तो ना फैलाना पड़े, थोड़ा थोड़ा वो लोग बचा के चलते हैं, है ना। आप लोगों को भी घर वाले कहते होंगे बेटा हाथ थोड़ा भींच के चलो, थोड़े से खर्चे कम करो, थोड़ा पैसा बचा के चलो, फ्यूचर में काम आएगा। वो यही अप्रोच है कि जब भी इनकम इतनी हो जाए कि आपके बेसिक खर्चे एडी तो पूरे हो ही रहा है, एग्रीगेट डिमांड आपकी फुलफिल हो रही है, और उसके बावजूद भी आपके पास है, तो ये नहीं कि वो जो बच रहा है इनकम वो सब खर्च कर दो ना, कुछ खर्च करो। देखो खर्चे थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ बचाओ भी तो। क्लियर है बेटा, ये हमारा पूरा एग्रीगेट डिमांड का एक बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश करी है मैंने आपके माइंड में। अगर आप ये सारी चीजों को समझ गए तो मुझे लगता है कि आपको अब एडी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते बेटा। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ एडी को। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, तो बेटा आपको ये इक्वेशन याद रखनी चाहिए, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब आप लोग बिल्कुल भड़बड़ा जाएंगे, ये सब क्या आ गया, आराम से समझो, कोई इतना हवा नहीं है भैया। सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर, ये बात क्लियर है। आई क्या है बच्चा, इन्वेस्टमेंट। आई क्या है बच्चा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर। जी क्या है भाई, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा ये एक्स और एम क्या है बेटा, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट। ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट कि जब आप इन सब चीजों को जोड़ देंगे बच्चा तो ये आपका बन जाएगा क्या, एडी। अब समझिए जरा, हम इकॉनमी पे बात करते हैं। जरा अब हम बात करते हैं इकॉनमी की। बेटा इकॉनमी को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है यहां एडी चैप्टर में। क्या, एक ओपन इकॉनमी और एक क्लोज्ड इकॉनमी। ठीक है। अगर हम बात करेंगे ओपन इकॉनमी की तो बेटा ओपन इकॉनमी का मतलब क्या है, ट्रेड विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। याद रखिएगा, ट्रेड विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड is also included। ऐसे केस में जो एडी की बात होगी बेटा वो होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा इधर ये है हमारा, ये तो हमारा डोमेस्टिक है, पर जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर लेंगे तो ये हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काउंट करके हम इस पूरे को ओपन इकॉनमी के रूप में मानेंगे। यानी कि यहां इकॉनमी क्लोज नहीं है, कंट्री विदेशों से आयात और निर्यात दोनों पर बराबर ही इंफसाइज कर रही है बेटा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों सेम लेवल पर चल रहा है, बात क्लियर है। लेकिन जब हम बात करेंगे बच्चा क्लोज्ड इकॉनमी की, तो क्लोज इकॉनमी को दो तरीके से समझा जा सकता है, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। जब हम बात करेंगे बच्चा 2 सेक्टर की, ध्यान से समझिएगा, 2 सेक्टर में एडी में सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा सी प्लस आई को। किसको, सी प्लस आई, मतलब कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और जब 3 सेक्टर की बात होगी तो एडी में हम इंक्लूड करेंगे सी प्लस आई प्लस जी। बात समझ आई या नहीं आई? अब देखिए 2 सेक्टर और 3 सेक्टर क्या है।
जैसे कीन्शियन थ्योरी जो आपके कोर्स में है वो सिर्फ C+I की अप्रोच पर ही एडी को इंक्लूड करती है और आप उसी बेसिस पर एडी को पढ़ेंगे। लेकिन जब हम गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल बन जाता है, लेकिन ये रहती है क्लोज इकोनॉमी। यहां इस टाइप की इकोनॉमी में यानी कि इस देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी आयात और निर्यात के लिए कोई जगह नहीं होती है, यानी कि कंट्री सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ही फोकस कर रही है और वो अभी फॉरेन कंपटीशन से डर रही है या फॉरेन कंपटीशन को अपनी कंट्री में जगह नहीं दे रही है। लेकिन जब इकोनॉमी ओपन हो जाती है तो यहां पर आ जाता है X-M। बच्चे अगर थोड़ा सा आपके दिमाग में याद हो तो जब हम लोग 1991 से पहले बिफोर किस पॉलिसी पे चलते थे, LQP, लाइसेंसिंग कोटा परमिट्स, यानी कि वो यही क्लोज इकोनॉमी थी। लेकिन 1991 के बाद आफ्टर 1991 हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी उसका नाम था LPG, उससे इकोनॉमी खुल गई और हम आयात और निर्यात पर भी ज्यादा निर्भर करने लगे और फोकस करने लगे। क्लियर है? जब भी क्लोज इकोनॉमी रहेगी तो याद रखना इस प्रकार की इकोनॉमी का मोटिव एक होता है। इस प्रकार की इकोनॉमी की जो चलाने वाली गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि हमारे डोमेस्टिक सेलर और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचा के रखा जाए और उनको फॉरेन कॉम्पिटिशन से कॉम्पीट ना करना पड़े। सिर्फ इसीलिए वो इकोनॉमी को ओपन नहीं करते हैं। लेकिन आज के समय में वर्ल्ड वाइड सभी इकोनॉमी ओपन है, ज़्यादातर 99%। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर हम बात करें एडी कर्व की तो अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी, याद रखिएगा किसकी थ्योरी के अनुसार, कीन्स थ्योरी, एडी इज इक्वल टू C+I और यही आपके क्लास 12 के कोर्स में भी है। क्लियर है? चला देखिएगा अब आप इसके कर्व को। शेड्यूल अभी आपको मैं पहले ही दे चुका हूं। यहां लिखेंगे x एक्सिस, यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे AD और यहां लिखेंगे इनकम। ठीक बेटा, अब समझिए I और C के बारे में। बेटा हमारी जो अभी इकोनॉमी है उसमें हम बात कर रहे हैं I बार की, मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा? ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी शेप में, साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा कर्व में, मतलब ये थ्रू आउट द ईयर फिक्स रहने वाली है। तो बेटा हम यहां से एक लाइन निकालेंगे, इसको हम कहेंगे I बार। क्या कहेंगे? I बार। और जब हम बात करेंगे बच्चे कंजम्पशन की तो I से थोड़ा सा ऊपर से एक लाइन जाएगा, उसको हम कहेंगे C। क्या कहेंगे? C। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, C और I। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहां से यहां तक का जो गैप है ये यहां क्यों है, C को हमने ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू किया? तो बच्चे एक चीज याद रखिएगा, इनकम 0 होती है अगर Y अगर आपका 0 है तो भी आपका C 0 नहीं होगा। C नेवर बी 0 बिकॉज देयर इज सम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन। बेटा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर या ऑटोनोमस कंजम्पशन अकर होगा, मतलब सोचिए आपके पापा की जॉब चली जाए तो क्या आपके पिताजी आपकी पढ़ाई रुकवा देंगे? वो कहीं से भी उधार लेंगे, अपनी सेविंग यूज करेंगे, पर वो आपके स्कूल की फीस पे करेंगे, है या नहीं? इनकम 0 है लेकिन कुछ खर्चे हैं जिसको हम डिनोट करते हैं C बार से। किससे डिनोट किया जाता है? C बार से। तो यहां से यहां तक जो है वो C बार है। क्या है? C बार। और बच्चा जब बस कर देंगे तो एक लाइन जाएगी, वो कहलाएगी आपका AD कर्व। क्या कहलाएगा बच्चे? कोई डाउट है? और याद रखिएगा ये जो यहां से यहां तक का गैप है ये AD और C के बीच में किसका है? I का। किसका है? I का। ये था हमारा AD कर्व। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। देखिए बेटा समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। बच्चा एग्रीगेट सप्लाई के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी, क्या? जो डिफिनेशन मैंने आपको शुरुआत में बताई अभी चैप्टर की, क्या कि एग्रीगेट सप्लाई मींस द सप्लाई ऑफ ऑल, the supply of all final goods and services
एक इकोनॉमी में, मार्केट में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज आ रही हैं या प्रोड्यूस की जा रही हैं, वह हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी। फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो एडी में था बेटा। जैसे एडी एक गुड की बात नहीं करता, वैसे एएस भी किसी एक गुड की सप्लाई को नहीं दर्शा रहा। यह इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स और सभी सर्विसेज को दर्शा रहा है। बेटा अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ एएस की, तो बेटा याद रखिएगा एएस इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस। सी क्या है बेटा? कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, और मेरे बच्चे एस क्या है? ये है आपका सेविंग। क्लियर है? अभी देखिए जो मैंने शेड्यूल आपको दिया था उसी को मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ाता हूं। शेड्यूल क्या था मेरा? यहां मैंने वाई को लिखा था इनकम को, यहां मैंने एडी को लिखा था, यानी कि ए वाई मेरा 0, 20, 40, 60, 80 और 100 था। और एडी मैंने आपको अभी क्या बताया था? 30, 35, 40, 45, 50, 55 ये था। अब समझिएगा बच्चे, जब इनकम 0 है तो भी डिमांड आ रही है, तो ऐसे में यहां क्या यूज हो रहा है? सेविंग माइनस में हो रही है, यानी कि ये केस है डिस सेविंग का। किसका बच्चे? डिस सेविंग का। ठीक है, यहां पर भी सेविंग कितनी है? अभी माइनस में 15, पर यहां सेविंग अब 0 डिस सेविंग में जा रही है। और इसके बाद देखिए यहां इनकम 60 हो गई, खर्चा 45 कर दिया, तो अभी भी हमने कितना बचा लिया भैया? 15 रुपए। बेटा इनकम 80 थी, खर्चा 50 किया, तो कितना सेव कर लिया? 30, और फिर कितना सेव कर लिया? 45। क्लियर है बात? तो हम कह सकते हैं जब इनकम 0 होगी, याद रखिए when income 0, इनकम का मतलब y, याद रखिएगा, will be negative। बेटा जब इनकम 0 होगी, निगेटिव होगा, और as income rises, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, also start increasing। एएस के कर्व को भी देख लीजिए बेटा। यहां लिखते हैं एएस एग्रीगेट सप्लाई, यहां हम लिखते हैं इनकम, और यहां हमारा रहता है ओरिजिन। बेटा बहुत सिंपल कर्व है इसका। क्या कि ओरिजिन से एक 45 डिग्री की जो लाइन जाएगी, याद रखिएगा, अ लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट 45 डिग्री। ओरिजिन से एक लाइन गई, 45 डिग्री की ये लाइन है हमारी, इसको हम कहेंगे क्या? एएस। और बच्चे याद रखिए एएस ऑलवेज इक्वल टू वाई होता है। बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एक टर्म बार बार आपके सामने आ रहा था, कंजम्पशन। तो ये क्या बला है भाई? कितनी ज्यादा कहां से आ रहा है? देखो तो अभी हम लोग वही डिस्कस करते हैं, क्या? कंजम्पशन फंक्शन। अगर बेटा आप कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन किस तरीके से वर्क करेगा या चलेगा, तो आपको सबसे पहले कंजम्पशन को डिनोट करने के लिए याद रखना है, इसे हम यूज करते हैं सी से। और कंजम्पशन फंक्शन की एक इक्वेशन होती है मेरे बच्चे, जिसको कहा गया है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी वाई। सी बार प्लस एमपीसी वाई। बेटा अगर हम बात करें ये जो एमपीसी आया है ये किस बला का नाम है, तो आप समझिए जरा एमपीसी के बारे में। सबसे पहली चीज तो समझो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है ये प्रोपेंसिटी? बेटा प्रोपेंसिटी का एक सिंपल सा मतलब होता है, कैपेसिटी टू कंज्यूम। मतलब कि आपकी औकात या आपकी क्षमता कितनी है किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए, वो आपको बताएगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा यहां प्रोपेंसिटी से दो चीजें ड्राइव होती हैं, क्या क्या? एक होता है एपीसी,
एक होता है एमपीसी। जरा समझते हैं दोनों को ही। बेटा जब हम बात कर रहे हैं एमपीसी की तो इसको कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और बच्चे जब हम बात करते हैं एपीसी की तो इसको कहा जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बात क्लियर है? अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एपीसी का आपको एक फॉर्मूला भी दिया गया है। क्या है वो फॉर्मूला बच्चे? वो फॉर्मूला आपको बताता है, एपीसी का जो फॉर्मूला है वो है एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी का मतलब आपको पता है कंजम्पशन, और वाई का मतलब आपको पता है क्या होता है, इनकम, और सी का मतलब कंजम्पशन। ये बात क्लियर है? हाँ। अच्छा, वैसे ही एमपीसी के लिए भी आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा। क्या? एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। याद रखिए, चेंज इन सी का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन। एडिशनल कंजम्पशन कितना हो रहा है जब इनकम चेंज कर रही है। तो वैसे ही चेंज इन वाई का मतलब होगा चेंज इन इनकम, और यहां पर सी अपॉन वाई। ये दोनों फॉर्मूले बच्चे आपको क्लियर हैं? तो हम लोग आगे आते हैं इधर एमपीसी पे। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 ही होगा। कभी भी एमपीसी और एमपीएस 1 से ज्यादा नहीं होगा। अभी एमपीएस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले जरा समझते हैं इसको। तो बेटा सी बार क्या बता रहा है? सी बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन। बेटा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी इक्वेशन को। C इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी वाई। बच्चे सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जहां कुछ नहीं वहां इनटू होता है, मतलब एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड y इज इक्वल टू इनकम। ये है हमारी कंजम्पशन फंक्शन कर्व की इक्वेशन। अगर हम बात करें कंजम्पशन फंक्शन कर्व के बारे में तो बेटा ध्यान से देखिएगा। अभी आपने देखा था कि ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, AD का कर्व थोड़ा सा याद करिएगा। ओरिजिन यहाँ AD को लिखते हैं, यहाँ इनकम को लिखते हैं। अब यहाँ हम AD की जगह यूज कर लेते हैं कंजम्पशन को, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कंजम्पशन की। बेटा ये तो आपकी I बार थी, और इसके ऊपर से जो एक कर्व गया था ये था C। तो ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन। क्या है? कंजम्पशन फंक्शन। मतलब आप इसको एक चीज और कह सकते हैं, C इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी वाई। कोई डाउट है मेरे भाई? इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेविंग फंक्शन कर्व। बेटा अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं सेविंग फंक्शन। तो बच्चे याद रखो, सेविंग फंक्शन को डिनोट किया जाता है एस से। किससे डिनोट किया जाता है? एस से। और सेविंग फंक्शन की हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस वाई। यानी कि अब यहां पर एक टर्म आया बच्चा, क्या? एमपीएस। तो जरा इसके बारे में सीख लीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने एमपीसी और एपीसी के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही अब हम लोग बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। बच्चे देखिए, प्रोपेंसिटी का मतलब आपको अभी मैंने बताया था, क्या? कैपेसिटी, है ना? किसी चीज को सेव करने की आपकी क्षमता क्या है। तो बच्चा जब हम बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव की, तो फिर से हमारे पास दो चीजें निकल कर आएंगी। एक होगी एपीएस और एक होगी एमपीएस। एपीएस का मतलब
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एमपीएस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा इसके भी आपको कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जरा उनको समझ लीजिए। एपीएस इज इक्वल टू चेंज इन एस, सॉरी बेटा इसके भी आपको कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जरा समझ लीजिए। एपीएस का फॉर्मूला अगर कभी आपको एपीएस निकालना हो तो आप लिखेंगे एस अपॉन वाई, मतलब सेविंग अपॉन इनकम। और वहीं बच्चा अगर हम बात करें एमपीएस की तो आप यूज करेंगे चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन एस यानी कि सेविंग, चेंज इन वाई मतलब चेंज इन इनकम। बेटा इनकम में बदलाव आने पर सेविंग में कितना बदलाव आ रहा है ये हमें बताएगा एमपीएस। चलिए जरा अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक चीज जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी, क्या? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। देखो बच्चा, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, कभी भी ऐसा हो सकता है क्या, एक एज्यूम करते हैं सिचुएशन कि एमपीसी 0 हो, तो आपका एमपीसी 0 होगा तो मतलब एमपीएस इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा? एमपीएस इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है कि आपका कंजम्पशन बेटा 0 है, आपका कंजम्पशन 0 है, आप पूरा पूरा सेव कर रहे हैं। ऐसी कभी पॉसिबिलिटी दुनिया में एक आदमी बता दीजिए जो जितना कमा रहा है वो सिर्फ सेव कर रहा है, कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहा? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एमपीसी एंड एमपीएस ऑलवेज इक्वल टू 1, नेवर बी ग्रेटर देन 1। बेटा एमपीसी एंड एमपीएस कभी भी 1 या 1 से ज्यादा नहीं होंगे, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कि कुछ आपकी क्षमता कंज्यूम करने की है और कुछ आपकी क्षमता सेव करने की है। ये बात क्लियर है बच्चे? अब हम लोग आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं सेविंग फंक्शन के कर्व को। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है 0। बेटा अगर आपको मेरा दिया हुआ शेड्यूल याद है, क्या शेड्यूल दिया था? देखो हम छोटा सा फिर से बना दे रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हमें पता है आप लोग भूल चुके होंगे। यहाँ हमने y ली थी, यहाँ हमने AD लिया था, यहाँ हमने से AS लिया था, नहीं लिया था। यहाँ क्या था? 0, 20, 40, 60 है ना। और यहाँ कैसे मैंने AD को बढ़ाया था? 30, 35, 40, 45। और यहाँ क्या था? ये -30 था, यहाँ -15 था, यहाँ 0 था और यहाँ +15 था। ये याद है कुछ? तो बेटा अगर हम देखें तो हमारी सेविंग शुरुआत में निगेटिव जा रही थी, तो याद रखिएगा हमेशा सेविंग कर्व या सेविंग फंक्शन कर्व जो शुरू होगा वो हमेशा निगेटिव स्लोप से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? निगेटिव स्लोप से। और बेटा जहां y एंड AD या C, AD की जगह आप यहां C भी ले सकते हैं और AS की जगह आप यहां S भी ले सकते हैं। जहां C और Y इक्वल होंगे वहां AS 0 होगा। तो बेटा आप कुछ इस प्रकार से AS कर्व को ड्रॉ करेंगे और ये वो पॉइंट होगा जहां इनकम इक्वल होगी बेटा कंजम्पशन के, जहां इनकम इक्वल होगी कंजम्पशन के। और आप इसको कह सकते हैं क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये बात क्लियर है। और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं और बेटा हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, याद रखिए ये बहुत लेंदी और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है मेरे बच्चे। तो अगर आपको इसे प्रॉपरली समझना है तो एक साथ कभी मत भागना, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा बढ़ेंगे कि 100 में से 100 मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे रहने चाहिए कि हाँ फिर दोबारा हमें आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर की तरफ देखने की। आज ही जितना पढ़ा है वो सॉलिड पढ़ा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपको इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट मार्क्स दिलाना मेरी एक जिम्मेदारी है, एक एम के साथ मैं उतरा हूं। तब तक के लिए थैंक यू।